जुडिशरी का एग्जाम लेकर आ गए हैं। जुडिशरी वही पेपर जो आया कि मिक्स रिव्यू से आया है, जिसने भी पेपर दिया भाई उनके थोड़े मिक्स रिव्यू। अब वो तो भाई सुबह सुबह बहुत जल्दी तैयार होकर मैं निकल गया पेपर के लिए, क्योंकि आज आखिरी पेपर था और मन में बहुत ज़्यादा खुशी थी कि भाई आखिरी पेपर खत्म हो और हमारा झंझट कहीं ना कहीं खत्म हो और अपनी नॉर्मल लाइफ चले। क्योंकि भाई घर वालों ने कहीं ना कहीं दिमाग ख़राब कर रखा था, जिसके बाद कहीं ना कहीं मैं सेंटर पर पहुँच गया। और भाई सेंटर पर पहुँचने के बाद 2 hours later. शीतल तो शीतल है, शीतल अदिति तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अदिति शीतल है। मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना? अरे तो फिर अदिति कौन है? निशा है। चुप रहे यार तुम लोग, चुप रहे। 1 eternity later. एक बात बताइए, ये मुन्नी कौन है? निशा है। तो अदिति कौन है? शीतल है। तो शीतल क्या हुई? जा पूछ क्या? पेपर का डिस्कशन होने के बाद भाई दोस्तों के साथ दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था और इसके बाद मैं घर को निकल लिया। भाई घर जाते जाते मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई रहने दो, पेपर छोड़ो, इसके बारे में नहीं बताऊँ। फिर मैंने सोचा कि भाई बता ही दूँ तुम्हें। जुडिशरी का एग्ज़ाम हम दे के आ गए हैं। जुडिशरी यानी जो कि हमारा सेकंड पेपर था। अगर जुडिशरी की बात करूँ तो पेपर जो आया बहुत ही मिक्स रिव्यू से आया पेपर। अगर जो मैं अपने दोस्त की बात करूँगा, अगर जो मैं अपने कलीग से बात करूँगा जिसने भी पेपर दिया है, तो भाई उनके थोड़े मिक्स रिव्यू है। अब वो मिक्स रिव्यू क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँ। पहले हम देख लेते पेपर क्या आया था। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टेट सॉवरेनिटी यानी राज्य संप्रभुता क्या है। अगर जो आपने स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको जानते होंगे कि राज्य का एक आवश्यक तत्व है संप्रभुता, जिसमें सर्वोच्च शक्ति इस सरकार के पास जो होती है, जो मतलब किसी के दबाव में नहीं आती है, किसी के नीचे काम नहीं करते, वो स्वतंत्रता काम करते हैं, उसको हम सर्वोच्च कहते हैं। दूसरा इसमें डिफाइन डिविडेड डिक्यूम, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अगर जो आपने पूर्ण निर्णय पढ़ा है जिसमें जो इसी के बारे में बताया गया, तो आप इसके बारे में जानते होंगे कि ये कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो इसमें कहीं ना कहीं कन्विंस होते हैं। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा घुमाने वाला है, आप देखोगे तो इसमें आएगा कन्वेंशनल कस्टम्स, अभिसमयात्मक रूढ़ी। अगर जो आप देखोगे तो अभिसमयात्मक रूढ़ी आपने बहुत कम पढ़ा होगा, पर अगर जो आपने थोड़ा सा भी इसमें कॉमन सेंस लगाया होगा तो इसमें कन्वेंशनल रूढ़ी यानी ऐसी रूढ़ी है जिसमें कहीं ना कहीं सामने वाले को कन्वेंस किया जाता है कि हाँ ये रूढ़ी सही है। यानी विधि को ऐसे कन्वेंस किया जाता है, अगर जो विधि मतलब लॉ इसको गलत समझता है तो उसको कन्वेंस करना होता है कि भाई हाँ हमारी जो रूढ़ी है वो सही है। और इसमें चौथा क्वेश्चन है कब्जा प्राप्त करना। आपने पोजेशन पढ़ा है तो भैया आप इसके बारे में ईजी लिख के आए होंगे। पांचवा है इसमें प्रतिकूल कब्जा। प्रतिकूल कब्जा क्या होता है? प्रतिकूल कब्जा होता है कि मतलब होता है कि आपके पास कोई सामान है और वो सामान है किसी और का, पर आपने उस पर अधिकार रखा हो, तो उसको कहते हैं प्रतिकूल कब्जा। तो ये थे भाई 5 क्वेश्चन जो कि 1 वर्ड में आए थे सबसे पहले। और भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि अगर जो आपने हल्का सा भी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है तो भाई ये सारे क्वेश्चन आप करके आए होंगे मेरे हिसाब से। इसमें छठा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है डिफाइंड लीगल राइट्स एंड ऑल्सो रिटर्न इट्स वेरियस काइंड्स, यानी विधिक अधिकारों को परिभाषित कीजिए अथवा इसके विभिन्न प्रकारों को उल्लेख कीजिए। अगर जो आपने लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ा है तो भाई आप इसमें बता दिया होगा कि इसमें कितने प्रकार के विभिन्न अधिकार होते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे हैं, पर अगर जो आप इसमें केवल 5 लिख के आए होंगे तो भाई नंबर पूरे मिल जाएंगे। 5 को भी अच्छी तरह डिफाइन करके आए होंगे। मेरे हिसाब से इसमें 10 होंगे, अगर आपके हिसाब से कितने आप जानते होंगे। डिस्कसिंग बिटवीन सुप्रीम एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव, यानी सर्वोच्च और अधीनस्थ विधान में अंतर समझाइए। भाई आप इसके बारे में बता सकते हो कि सुप्रीम और सबऑर्डिनेट में क्या डिफरेंस है। सुप्रीम वो होता है जिसमें मतलब जिसके पास सर्वोच्च पावर है, जिसके ऊपर कोई नहीं है, और सबऑर्डिनेट वो होता है जिसको किसी का आदेश मानना होता। तो आप ये इजी वे में लिख सकते थे अगर जो आपको ये आता होगा तो। 8वां क्वेश्चन है व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कस्टम्स। एक वैध प्रथा के क्या क्या आवश्यक तत्व है। अगर जो प्रथा वाला यानी कस्टम वाला लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा है तो आप इसमें ये लिख सकते थे कि भाई इसमें क्या क्या जरूरी है, यानी इसमें एक वैध जो प्रथाएं होती है उनको वैध मानने के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व होते हैं। यानी अगर जो आप देखो तो इसमें कम से कम बहुत पुरानी होनी चाहिए और जो वो कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहनी चाहिए। वो उनमें कोई जैसे एक प्रथा है उसमें दूसरी प्रथा से कोई भी उसका कोई भेदभाव ना होना चाहिए, मतलब मतभेद ना होना चाहिए। एक प्रथा में दो प्रथा के बीच कोई मतभेद नहीं होना चाहिए और ये लीगली रूप से सही होनी चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी आप लिखने के लिए, पर अगर जो आप इसमें 5 ही पॉइंट लिख के आए होंगे एसेंशियल के तो वो भी ठीक होंगे मेरे हिसाब से। तो भाई ये सबसे ईजी क्वेश्चन था पूरे क्वेश्चन पेपर में 8वां। अब हम बात करते हैं 9वीं की, जो कि कहीं भाई सी सेक्शन में आ जाता है और ये कहीं ना कहीं विस्तृत प्रश्न उत्तर यानी लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आ रही है भाई। तो ये कहीं ना कहीं सी सेक्शन में आ जाता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं। डिस्कस द क्रिटिसिज्म ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अगर जो आपने पढ़ा होगा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है? अगर जो आपने पिछले वाले सेमेस्टर में टॉट पढ़ा होगा तो टॉट में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, वेरियस लायबिलिटी, वैकेरियस लायबिलिटी और बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी।
तो उसी में से एक है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये है कि भाई कोई व्यक्ति जो है कुछ सामान लेकर आया और जिसके कारण दूसरे वाले को नुकसान हो गया, जो सामान लेकर आया उसको पता ही नहीं कि भाई मेरे कारण किसी का नुकसान होगा, तो उसकी एक लायबिलिटी बन जाती है और उसको कहीं ना कहीं उसकी रेमेडी देनी पड़ती है, उसको मतलब उसको कोर्ट के मुआवजा देना पड़ता है। तो इस बारे में पूछा गया, तो इसका क्रिटिसिज्म करना था, मतलब इसके बारे में आपको बताना था कि ये गलत कैसे है, ये चीज़ गलत कैसे है कि भाई कोई व्यक्ति कोई सामान लेके आया, उसने तो अपने आप से किया नहीं कि भाई दूसरे के कोई नुकसान हो जाए। यानी समझ लो एक गैस लेके आया व्यक्ति और वो गैस बाहर चली गई उसके बाउंड्री से और दूसरे का नुकसान हो गया, तो उस व्यक्ति की भूल के कारण हुआ ना, भूल से हुआ ना, उसने जानबूझ के तो नहीं किया। तो इसी बारे में आपको बताना था, इसका क्रिटिसिज्म करना था कि भाई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी गलत क्यों है। अगर जो आप इसमें 2 पेज या 4 पेज का भी लेके आ गए हो तो भाई इसमें पूरे नंबर आपको मिल जाते हैं। फिर इसमें 10 है डिफाइन ओनरशिप, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ओनरशिप, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन ओनरशिप और पोजेशन। तो आपको ऑनरशिप के बारे में बताना। तो ऑनरशिप भाई बहुत ही ईजी टॉपिक है और ऑनरशिप के काइंड्स बहुत ईजी हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, इसमें सबसे बड़ी बात है इसमें रिलेशन डिस्कस करना था, रिलेशन बिटवीन ऑनरशिप एंड पोजीशन। अगर जो भाई आपको सबसे ईजी चैप्टर हैं ये दोनों, क्योंकि इनकी जो क्या कहते हैं, इनकी जो तरीके हैं वो थोड़ा सेम है। जैसे आप देखोगे पोजीशन में क्या है, पोजीशन में कब्जा होता है और ऑनरशिप में कब्जे के साथ इंटेंशन होती है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिमिलर है। अगर जो आप करना चाहते हैं तो भाई ये क्वेश्चन आपको 20 नंबर या 10 नंबर दिला सकता है। क्वेश्चन है पूर्ण निर्णय के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए प्राधिकृत अथवा अनुसरणीय निर्णय में अंतर बताइए। भाई 11वां क्वेश्चन क्या है और कैसे, जो आप कमेंट में बता दो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे लिए भी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, मुझे भी थोड़ा इसके समझने में प्रॉब्लम है, तो आप क्वेश्चन को कमेंट में बता सकते हो कि भाई इसमें आखिर बताना क्या था। 12वां क्वेश्चन है कि अपराध के न्याय का मुख्य उद्देश्य अपराध से बचवाना है। दंड के विभिन्न सिद्धांतों को इंगित करते हुए इस दृष्टिकोण को आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, मतलब आलोचनात्मक परीक्षण करना था। ये क्वेश्चन भी भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप इस क्वेश्चन के बारे में जानते हो भाई ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मस्त क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको मतलब जस्टिस के बारे में एक्सप्लेन करना था। मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है क्रिमिनल के, अगर जैसे कोई व्यक्ति कोई क्राइम कर देता है तो उसको जो बचाने के तरीके हैं वो कैसे हो सकते हैं, मतलब कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है तो उसको ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आगे क्राइम ना करे। तो इसमें रजिस्ट्रेक्टिव और इसमें था, मतलब 3-4 प्रिंसिपल थे जो इसमें आप लिख सकते थे। इसमें 13वां क्वेश्चन जो भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 13वां क्वेश्चन लीगल पर्सनैलिटीज एंड आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ द लॉ डिस्कस्ड, यानी जो विधिक व्यक्ति है उसकी कृत्रिमान सर्जन है विवेचना कीजिए। यानी कृत्रिमान सर्जन क्या है, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो लीगल रूप से मतलब नेचुरल रूप से पैदा होता है, उसको लीगल राइट्स मिलते हैं। तो इसमें ये बताना कि जो लीगल पर्सनैलिटीज़ है वो कैसे बनती है, यानी वो क्या नेचुरल है या लीगल है, वो उस बारे में आपको डिस्कस करना था। अगर जो आपने देखा है इसके टाइप भी 2 हैं, नेचुरल और लीगल, तो इन्हीं बारे में आपको बताना था। और लास्ट में कहीं ना कहीं इसके बारे में आपको विवेचना कर देंगे कि हाँ जो आर्टिफिशियल पर्सन होता है वो लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, वो केवल एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, वो कभी भी पैदा नहीं होता ना, मतलब ऐसी चीज़ें आपको बता दी थी इसमें। तो भाई अगर जो मैं बात करूँ तो मुझे पेपर बहुत ही ज़्यादा मिक्स सा रिव्यू मेरे लिए है, क्योंकि मुझे कहीं कहीं हार्ड भी लगा। जैसे मुझे इसमें 11वां क्वेश्चन है, जो इसमें 11वां क्वेश्चन है वो मुझे नहीं आता, क्योंकि भाई इसमें बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। ये अब तक भी मेरी समझ में नहीं आया, मैंने इसको घर आके भी सर्च करने की कोशिश की, पर इसका जो टॉपिक है वो थोड़ा रिजिड कहते हैं ना उसे, कठोर सा टॉपिक है। तो भाई इस पेपर की बात करूँ तो कहीं कहीं ये बहुत ईजी है और कहीं कहीं बहुत हार्ड है। तो इसके भाई मिक्स रिव्यू, अगर तो मैं अपने दोस्तों की या कलीग्स की बात करूँ जिन्होंने मेरे साथ पेपर दिया, मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे थे भाई मिक्स रिव्यू, मतलब इसमें अगर जो आपको किसी के लिए हार्ड है किसी के लिए ईजी है, भाई मेरे लिए तो बीच का ना हार्ड था ना ज़्यादा ईजी था, बीच में रहा मेरे लिए। तो भाई आपका कैसा पेपर गया, आपको क्या लगता है कि भाई आपके कितने नंबर आ जाएंगे और कितना आपको नंबर इसमें मिल जाएंगे, तो भाई कमेंट करके बता दो। अगर जो आपको हमसे भाई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।